तोड़ते हैं, तब उनको तोड़ने का जो तुम्हारा जो कार्यक्रम चल रहा था उसको रोका किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने रोका। आर्टिकल 21 का ऑपरेशन शुरू। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बताया कि जब तक इनकी तुम पर्याव्यवस्था नहीं कर सकते तब तक तुम इनको हटाएंगे नहीं। गवर्नमेंट को रुकना पड़ा। फिर हमारे गरीब लोगों के या सामान्य लोगों के फेवर में कौन है? स्टेट तो होना, लेकिन स्टेट, बाबा साहब ने बोला स्टेट तो होना, लेकिन स्टेट को कंट्रोल करने के लिए भी अधिकार होना। अगर स्टेट अगर समझो अनलिमिटेड हो गया, स्टेट अगर समझो पूरा ऐसा हो गया, ये स्वायत्त हो गया, हम स्टेट है, हम मालक है, तो देश में डेमोक्रेसी को मतलब, डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सा? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक फॉर्म है ना। हमारा जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म का मतलब है कि हम जो चाहते हैं वही गवर्नमेंट ने करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ला कोई बनाती है तो गवर्नमेंट ने पहले लोगों को पूछना चाहिए ऐसे ला के करना चाहिए क्या? गवर्नमेंट ने लोगों का सजेशन लेना चाहिए। दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो देखते हैं गवर्नमेंट लॉ बनाने के बाद हमको 10 साल मालूम ही नहीं होता गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस के पास दूर है। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो गवर्नमेंट लॉ बना रही है और बाद में हम फॉलो हो रहा 10 साल के बाद। इससे कैसे चलेगा? इससे कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे, इससे हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन कैसा होगा? इसके राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए हमको तो अवेयर रहना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर लॉ बनाती है, अगर लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ जाता है, उसी टाइम हमको लॉ को उसको चैलेंज करना पड़ेगा, तभी हम गवर्नमेंट को हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम रख सकते हैं। और इसलिए राइट्स, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट के सिवा कुछ भी नहीं होता है। हम बोलेंगे कि लोगों की मर्जी है, लोगों की इच्छा शक्ति है। अब देखो कुछ लोगों ने कोविड के टाइम में कुछ लोगों ने क्या है कि मदद करना शुरू किया था मदद शुरू, खाना दे रहे थे, ये दे रहे थे, वो दे रहे थे। तो सरकार को अच्छा है भाई, समाज अच्छा है, खाना दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। कितने दिन खाना दिया लोगों ने? देखो कितने दिन खाना दिया। एक टाइम तो लोगों ने खाना दिया, बाद में खाना बंद हो गया। ये तो सच है ना। एक टाइम तो लोगों ने खाना दिया, बाद में लोगों का खाना बंद हो गया। पेपर में आ रहे थे इतना दिन इतना भोजन दिया, उतना भोजन दिया, उतना लोगों को हमने ये दिया, वो दिया। 10-15 दिन चला, बाद में बंद हो गया। अब 3-3 महीने कौन खाना देगा? क्योंकि ये लाइबिलिटी लोगों की नहीं थी, लोगों का वो ये था, अच्छा गुडनेस था। ये लाइबिलिटी सरकार की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तब सरकार को ये कबूल करना पड़ा। दोस्तों, अगर ये राइट्स नहीं रहता था तो आज लाखों लोग समझो आज डिप्राइव्ड पूरा डिप्राइव होते थे, उनका राइट खत्म होता था, लाइफ जिंदगी खत्म होती थी। और इसलिए आज की तारीख में हम देख रहे हैं, जब अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलती है तो लोगों को राइट्स मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जब बनती है तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनको पैसा होना, और गवर्नमेंट को पैसा होना था। पैसा देने वाला कौन था? और कौन सा वर्ग है? वोटिंग देने वाला गरीब वर्ग है, पैसे देने वाला बड़ा वर्ग है ना। फिर बड़ा वर्ग जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट चलाने वाली है। हम देखते हैं ना गवर्नमेंट कौन चलाता है? गवर्नमेंट तो बड़ा वर्ग चलाता है। इसलिए बाबा साहब बोला था कि इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होना। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, बाबा साहब ने विरोध किया था। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जो श्रीमंत है उसको अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिल गया, लेकिन जिस बार प्रॉपर्टी नहीं है उसको क्या करेगा? जिसका प्रॉपर्टी नहीं, वो गरीब है, पैदाइशी गरीब है, पैदाइशी वो भिखारी है, उसको राइट टू प्रॉपर्टी देंगे, क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टी राइट लेके प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो राइट काम पड़ेगा। लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बात समझता है इक्वलिटी, ये कैसे तुम लाएंगे? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको प्रॉपर्टी लेस लोगों को तुम राइट देके क्या करने वाले? लेकिन बाबा साहब की बात उस टाइम सुनी नहीं गई। आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन में आया, लेकिन हम देखते कि जब इंदिरा गांधी ने 1967 में जो 42वीं जो संशोधन लाया, दुरुस्ती लाया, वो इतनी हिस्टोरिकल उसने उन्होंने काम किया, कुछ काम बहुत अच्छा काम किया, हमको मान्य करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 31 को हमको वहाँ से हटाना है, और उन्होंने 31 को हटा के आर्टिकल 300 तैयार किया, वो लीगल राइट दिया। नहीं तो पहले ऐसा था कि अगर समझो जो बड़े लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, उनकी अगर जमींदार है, उनकी जमीन नहीं छीनना, जमीन छीनेंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, वो उनको बोलेंगे हमारी जमीन है, हमारा टाइटल है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा सब कुछ है। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है। अभी गवर्नमेंट को राइट मिल गया क्योंकि आर्टिकल 31 वहां से हटाया गया। तो इसलिए ये हमको सब देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसमें जो ड्यूटीज जो है, अभी ड्यूटीज की बात यहाँ की गई, तो ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं था, विषय नहीं था। वो विषय आ गया, वो फिर से विषय आ गया 1976 में आ गया। 42 सेकंड अमेंडमेंट जो है उसमें इंदिरा गांधी ने जो अमेंडमेंट किया उसमें बहुत ही अच्छे किया उसने कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही बड़ी बात है। बाद में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय हमारा गीत है, उसको रिस्पेक्ट करना है। उन्होंने बाद में कानून भी निकाला 1971 में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट करके कानून बना दिया। तो ये हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड रख के हमको इस देश में चलना है।
और कॉन्स्टिट्यूशन के हम देखते हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अवॉइड की बात चलती है तो सिर्फ कोर्ट में चलती है, बाकी रास्ते पर समाज में तो हम क्या देख रहे हैं, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर तो हम क्या देख रहे हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रही है और वो क्या कर रहा है। इधर राइट टू ट्रेड है, हम बंद कर रहे हैं, राइट टू ट्रेड का क्या होगा, वायलेशन होगा। राइट टू ट्रेड का वायलेशन कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमका अधिकार नहीं, जेल भरो आंदोलन करो, ये करो वो करो, क्या उससे जाने वाला है। यानी हमारा जो कुछ चल रहा है, जो एजिटेशन चल रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो जाएंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो जाएंगी तो राइट्स का मतलब नहीं रहेगा। हम देखते जब ये अभी कानून आ गया था, कौन सा अभी सिटीजनशिप एक्ट आ गया था, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, उसमें लोगों ने कितना आंदोलन किया, आखिर तभी आंदोलन खत्म हो गया, मालूम ही नहीं किया। पेपर में उस टाइम न्यूज आई, लेकिन अभी आज की तारीख में क्या चालू है, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सामने 160 लोग हैं, और 160 लोग जो पिटिशनर है उनका वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, और गवर्नमेंट उसको रिप्लाई कर रही है। गवर्नमेंट उसको रिप्लाई करे, 123 पेज का गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने बताया कि ये एक्ट जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी आखिर लड़ाई का शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यस ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है तो एक्ट चलते रहेगा, फिर हमने जो इतना सारा आंदोलन किया उसका मतलब क्या है, हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। हम हमारे बुद्धि जो होशियार पढ़े लिखे लोग वो उसमें भी शामिल हो जाते हैं, ये सरकार का ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तुम काम करेंगे तो भी हमारा राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएगा, मुझे ये बताना है। और राइट अगर प्रोटेक्ट अगर करना है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन का ही मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे। और राइट बाबा साहब ने बोल दिया राइट से गारंटेड है। गारंटेड का मतलब अगर समझो कोई आदमी मर रहा, वो स्टारवेशन से मर रहा है, राइट दे दिया कि वो राइट टू लाइफ है, वो नहीं मर सकता है, तो वो अगर उसने अगर कलेक्टर को या कमिश्नर को लेटर दे दिया कि मैं मरने वाला हूं, तो कलेक्टर कमिश्नर को उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। को कलेक्टर कमिश्नर इतनी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना राइट वो प्रोटेक्टेड राइट है, सारी बात नहीं है। और इसलिए हमको ये देखना है, हम देखते ना कभी कोई पेपर में आता ना, कोई एक लड़की है वो बहुत उसको बीमार है, ये है वो, उसने मरने के लिए अर्ज किया और बाद में उसने बोला कि मैं मरना चाहती हूँ, वो उसको सरकार नहीं मरने देंगी। क्यों नहीं मरने देंगी, उसको मालूम है अगर वो मैटर कोर्ट में जाएगा तो ये सरकार पर 304 का ऑफेंस रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके मरने के लिए सरकार जवाबदार है। तो ये जो बातें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जो बातें, ये बातें समाज में लाने के लिए आपने ये जो कुछ विषय चर्चा सत्र का विषय जो रखा है वो बहुत ही बेहतरीन विषय, बहुत ही अच्छा विषय, क्योंकि इसका अवेयरनेस मैं तो बोलूँगा ये हमारे जो संयोजन समिति के जो लोग हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ मेरा कुछ जो मैंने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो आंदोलन का आदमी हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ, और लड़ने के लिए मैं काम लड़ते मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसको एडॉप्ट करके उसको समाज में लाना। अब फिर से वही हो जाएगा, अगर भाषण करते बैठेंगे, चर्चा करते बैठेंगे, सुनते बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को अप्लाई करने के लिए रास्ते पर नहीं आएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर से वही हो जाएगा, चर्चा हो गई, चर्चा तो होना चाहिए, पर वी मस्ट हैव एक्शन टू इन्फोर्स आवर राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट का जो आर्बिट्रेटरी इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को लगता है, और फिर हम लोग लिखते हैं गवर्नमेंट अभी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा लिखने से क्या होने वाला है। हमको तो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ेगा। हम देखते गवर्नमेंट का हम चेक करें। अब देखो अमेरिकन में एक ऑफिसर पर कुछ अटैक हुआ, कितना विषय खड़ा हो गया, यानी कितना बड़ा विषय खड़ा हो जाता है, यानी क्योंकि वहां लोग इतने वो लोग तैयार लोग है कि वो लोग डरते नहीं लोग, वो उनको मालूम है कि इस देश में जो हमें बता, एक लास्ट में उदाहरण बताऊंगा। अभी जब जॉर्ज बुश अमेरिकन का प्रेसिडेंट था, उसको 2 लड़कियां थी, और वो 2 लड़कियां एक दिन वो होटल में जाती है, और होटल में जाती है वो ड्रिंक लेती है, मद्य लेती है, और मद्य लेने के बाद फिर उनका चालू हो जाता, कल्ला करना शुरू हो जाता, फिर झगड़ा शुरू हो जाता, फिर होटल वाला पुलिस को बुलाता, पुलिस आ जाती, पुलिस देखती कि ये लड़के किसकी है, जॉर्ज बुश की। यानी देश का प्रेसिडेंट है, उसकी लड़कियां वहां अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, और पुलिस के सामने प्रश्न तैयार हो गए कि भाई क्या करना है। लेकिन वहां का पुलिस कानून का रिस्पेक्ट करता है। पुलिस ने वो लड़कियां को अटक करके अरेस्ट किया। जब वे जॉर्ज बुश को मालूम हुआ कि मेरी लड़कियां को कोई पुलिस ने अटक किया, तो जॉर्ज बुश ने पुलिस को सस्पेंड नहीं किया, पुलिस को अवार्ड किया। उसने बोला ये सही अर्थ में ये पुलिस है, क्योंकि वो उसने कानून का रिस्पेक्ट किया। वो पुलिस को मालूम था कि मेरे देश का राष्ट्रपति कितना भी बड़ा होगा तो मेरे देश के कानून से वो राष्ट्रपति बड़ा नहीं है। ये उसका विश्वास था, किसका, पुलिस का। उसको इतना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज था कि मेरे देश का राष्ट्रपति कितना भी बड़ा होगा, वो तो पुलिस था, वो तो पुलिस का राष्ट्रपति कितना बड़ा है। लेकिन वो नहीं डरा ना, क्यों नहीं डरा, वो उसको मालूम था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन देश के
प्रेसिडेंट से भी बड़ी है। ये सोच, ये विश्वास हमारे भारत के लोगों में भी आना जरूरी है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा राइट्स, ये सरकार की मर्जी नहीं है, ये राइट्स फंडामेंटल है। ड्यूटीज तो है, ड्यूटी तो हमको निभाना ही पड़ेगा, सवाल नहीं पैदा होता। वो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हमारी तो सोचना चाहिए टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है। हमारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, उसने बता दिया आर्टिकल 51 में डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है। इसका मतलब स्पष्ट होगा हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हमारी ड्यूटी है, हमको अंदर से छोड़ना पड़ेगा। ये सब जो चल रहा है वो सबको हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको अगर आगे जाना है तो डेवलप साइंटिफिक बहुत जरूरी है, और ये सब बातें लेके हमको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आज के चर्चा सत्र में आपने ये विषय रख के जो कुछ भी आपने एक अच्छा काम किया ऐसा मैं समझता हूँ, और मुझे बुलाया, धन्यवाद सबका, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस चर्चा सत्र के जी उद्घाटक न्यायमूर्ति J.K. रोहित सर, अध्यक्षता डॉक्टर अमर सारडा सर, सचिव है श्री सारडा एजुकेशन सोसाइटी अंजन कसूरी जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चौबे सर, इस चर्चा सत्र के संयोजक डॉक्टर विजय तिरपुड़े, डॉक्टर नितिन सराफ, और इसमें जो प्रमुख वक्तागण है उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, दयासागर बौद्ध, और अभी प्राध्यापक सत्येश्वर मोरे जिन्होंने अभी अध्यक्षता की भाषण की। तो अभी यहाँ जो विषय जो रखा है आज के वक्त में, इस विषय का बहुत ही समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान बनता है, क्योंकि अभी देश में जो कुछ हालात बन चुके हैं, कोविड से जो कुछ हालात बन चुके हैं, इसके लिए अभी लोगों का जो राइट्स है, जो फंडामेंटल है, उसको हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोलते हैं कि जो गारंटेड है, इट कैनॉट बी डिनाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड इट ए फंडामेंटल राइट। तो ये जो राइट्स जो की बात चल रही है, इसका जो पर्सपेक्टिव जो हिस्टोरिकल जो बताया गया है, उसमें हम बताएंगे कि बुद्ध काल में इस भारत में पहले शुरू से ऐसी कोई यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थी, लेकिन बुद्ध काल में ये सिस्टम का शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम देखते हैं। उस टाइम कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, लिखित कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ट्रेडिशनल जो सिस्टम थी उसको ही कानून की व्यवस्था वो मानते थे। उसमें जनपद या गणराज्य या संघ करके वो बोलते थे राज्य को, उसमें राजा होता है और राजा की प्रजा होती थी, और राजा जो है वो यानी उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी, यानी जो प्रजा की समस्या है, प्रजा का जो कुछ काम है, जो कुछ प्रजा की जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए उसका पूरा उत्तरदायित्व होता था। और इसलिए वो उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसलिए बोला जाता है कि वहाँ राजा जो है वो मालक जैसा नहीं रहता था। उसमें राजा को ये लगता था कि मैं कोई प्रधान सेवक हूँ, ही इज द गवर्नेंस, उसको लगता था मैं गवर्नेंस हुआ, यानी मुझे समाज को संभालना है, ही इज नॉट द ओनर, ही वॉज नॉट द ओनर, ऐसा उसका लगता था। और इसलिए हम देखते हैं कि बुद्ध काल में ये जो राइट्स की जो बात आती है, कि राइट्स को प्रोटेक्शन की जो बात है, वो बुद्ध काल में शुरू हो गई अपने भारत में। और हम बाद में देखते हैं कि जब भगवान गौतम बुद्ध ने जो संघ बनाया, वो संघ में हम क्या देखते हैं कि स्त्री पुरुष समानता आ गई, स्त्री पुरुष समानता आ गई। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(1) जो पढ़ते हैं, 15(1) में क्या दिखते हैं हम, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड सेक्स, यानी सेक्स पर यानी स्त्री पुरुष की विषमता, इसको यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने आज यानी 1950 प्रोहिबिट की। यानी 1950 में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने स्त्री पुरुष की जो विषमता है उसको प्रोहिबिशन किया, प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म किया। और वो डिस्क्रिमिनेशन यानी भगवान गौतम बुद्ध ने अपने संघ में स्त्री को स्थान देके बताया कि स्त्री और पुरुष समान है। यानी ये हम देखते हैं कि ये जो राइट्स की जो बात है, ये राइट्स की बात भारत में बुद्ध काल में शुरू हो गई, लेकिन इसका कोई ये राइट्स का कोई यहाँ ने क्या बोलते हैं उसको, कोई रिटर्न में कुछ नहीं था। बंद लगा नाही तर बाई उठून गेली, बोला ना तुमचं नाही, उसका रिटर्न में कुछ ये नहीं था, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं होने के बावजूद भी उसका जो इफेक्ट था, वो इफेक्ट बहुत ही यानी महत्वपूर्ण इफेक्ट था। इसलिए हम बोलते हैं कि ये यहाँ जो हिस्टोरिकल हम देखेंगे तो बुद्ध काल में इसकी शुरुआत अच्छी हो गई थी। बाद में हम दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया की अगर बात करेंगे तो भारत में दुनिया में पहले जो अमेरिका देश है
उस देश ने जो संविधान बनाया वो संविधान बना उनका 1787 में। 1787 में अमेरिका का संविधान बनाया गया। ये अपने दुनिया का सबसे पहला संविधान है जो लिखित फॉर्म में आ गया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहली घटना दुरुस्ती हुई है, उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स का उन्होंने वहां इंक्लूड किया। 10 फंडामेंटल राइट्स उसमें इंक्लूड हो गए और तब से अपने दुनिया में फंडामेंटल राइट्स का रिटर्न फॉर्म में ये प्रोसेस शुरू हो गया 1751 से। अब हम जब देखते हैं 1751 में से हम जब देख रहे कि बाद में फिर फ्रांस आ गया, बाद में बाकी बहुत से देश आ गए और ऐसे करते करते अपना भारत का हम जब देखते हैं, जैसे धर्मेंद्र कुमार जी ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम में जब ये प्रोसेस शुरू की थी लीगल राइट्स की, देयर वाज नॉट द फंडामेंटल राइट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कानून बोलो कि 1935 कानून, उसमें उन्होंने लीगल राइट दिया बाय एनी अदर स्टैट्यूट, दैट इज द लीगल राइट। यानी सरकार कानून बना के समझो लोगों को जो अधिकार प्रोवाइड करती है, दैट इज द लीगल राइट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैन बी टेकन आउट। एंड गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमने कानून बनाया, अधिकार दिया, लेकिन हमको आप अधिकार नहीं देना है, तो गवर्नमेंट उसको निकाल सकती है, दैट इज द लीगल राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अपने देश में जो कुछ राइट्स थे वो सब लीगल राइट्स थे, इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट थे। लेकिन बाबा साहब ने जब देखा है कि फंडामेंटल राइट्स के सिवाय इस समाज में जो विषमता है, जो भेदाभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनह्यूमन जो प्रैक्टिस है, उसको खत्म करने के लिए राइट्स फंडामेंटल होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगी तो स्टेट अगर चाहेगा, जिसकी भलाई चाहेगा वो स्टेट उसकी भलाई करेगा, और जिसकी भलाई नहीं चाहेगा उसकी भलाई नहीं करेगा। तो स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बाबा साहब बोला व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स मीन्स बाबा साहब ने बोला कि गवर्नमेंट जैसा राइट्स क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट कैन बी टेकन बाय अनदर स्टैट्यूट, बट नो गवर्नमेंट कैन टेकन आउट द राइट्स, नो गवर्नमेंट कैन टेकन, गवर्नमेंट जो राइट टेकन आउट नहीं कर सकते, जो राइट कर्टेल नहीं कर सकते, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। और इसलिए बाबा साहब ने जो ये कंसेप्ट है कि राइट फंडामेंटल राइट्स की, ये हमको सोचना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि अभी की आज की तारीख में जब यहाँ जो माहौल चल रहा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट यानी हमारा गवर्नेंस के बजाय वो मालक हो गए। यानी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हमने जो बोला वही दैट इज फाइनल। ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट तो गवर्नेंस है ना, गवर्नमेंट मीन्स नॉट ए माय बाप। और स्पष्ट बताया व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट हैज टू गवर्न सोसाइटी, दे आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। वो समाज के कोई मालक नहीं। अगर वो उन्होंने बोला और फिर लोगों ने सुन लिया, लोगों ने बोला हाँ ठीक है गवर्नमेंट ने बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सरकार जो बनती है वो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बनती है। यानी गवर्नमेंट यानी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, यानी पीपल, लोग अपने रिप्रेजेंटेशन के सरकार बनाती है, अपने हित के लिए, अपने काम के लिए, अपने समस्या छोड़ने के लिए। यानी इसका मतलब ये स्पष्ट है कि गवर्नमेंट इज द गवर्नेंस। ये कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए हमको ये देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ राइट्स के बारे में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या, कि गवर्नमेंट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आर्टिकल 12 ने स्पष्ट कर डाला। आर्टिकल 12 से शुरू हो जाता तो आर्टिकल 12 में बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। यानी गवर्नमेंट को ये मानना जरूरी है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज फिक्स बाय आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ने गवर्नमेंट का फिक्स कर डाला कि गवर्नमेंट को लोगों के राइट्स का प्रोटेक्ट करना है। और आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने क्या बताया, आर्टिकल 13(1) में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले जो कुछ भी कानून इस देश में थे, अगर वो कानून से इस देश संविधान के अधिकार का कुछ उल्लंघन होता है तो ऑल लॉज शुड बी डिक्लेयर एज ए वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी दुनिया भारत में जो कुछ भी कानून थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी कानून थे वो सभी कानून, अगर वो कानून से अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कानून यानी डिक्लेयर एज ए वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या है, वो कानून ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान्य करेंगे, इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मान्य करेगा। क्योंकि पहले बहुत कुछ कानून बन चुके थे कि वो कानून से इस देश में समानता नहीं थी। इसलिए आर्टिकल 13(1) में वो प्रावधान किया। और आर्टिकल 14(2) में क्या किया, आर्टिकल 13(2) में क्या किया, आर्टिकल 13(2) में बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि सरकार कोई भी स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज इन कंट्रावेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी बाबा साहब के संविधान में जो कुछ भी राइट्स फंडामेंटल दिए गए उसके कॉन्ट्रावेशन में कोई भी कानून सरकार नहीं बना सकती है। दैट इज कॉल्ड द गारंटेड राइट्स इन द हैंड ऑफ द पीपल।
ये हमको समझना है, क्योंकि ये जो बात है तो हम समझेंगे नहीं कि व्हाट इज राइट्स। राइट्स के जो मैंने आप बताया कि राइट्स के दो प्रकार होते हैं, टू काइंड्स ऑफ राइट्स। लीगल राइट्स जो है वो लीगल राइट्स को हमको लेकर नहीं चलना है, लीगल राइट्स इन है ना तो गवर्नमेंट होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो बात हम कर रहे हैं अभी आज के सेमिनार में चर्चा सत्र में, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने राइट्स पर अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, वैसी डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाएंगी। नहीं तो हम लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट को भी अधिकार है गवर्नमेंट चलाना है, देश को चलाना। नहीं, गवर्नमेंट को जैसा अधिकार हम बताते कॉन्स्टिट्यूशन में है, वैसा ये देश कैसा चलना है ये बताने का भी अधिकार जनता को है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो समझो इस देश में जो सिस्टम आई है, वो सिस्टम को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अभी आर्टिकल 14 में क्या बताया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब सरीके हो गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होगा, इस देश में जो कुछ भी था पहले, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो इनइक्वलिटीज थी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर डाली। और ये हमें भाई ये बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स की जो कंसेप्ट आई है, इसका मतलब ये है कि इस देश में जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी इनइक्वलिटीज थी, इसको खत्म करने के लिए गारंटेड राइट्स की बहुत जरूरत थी। और बाबा साहब ने ये स्पष्ट किया कि ये जो राइट्स है ये नॉट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, इन द हैंड ऑफ द पब्लिक अंडर आर्टिकल 32। बाबा साहब ने क्या बोला कि हमने जो राइट दिए हैं, अगर ये राइट समझो बाबा साहब, इफ देर इज नो रेमेडी टू इन्फोर्स राइट, आर्टिकल 32 का देखो एक्सप्लेन क्या है। इफ देर इज नो रेमेडी टू इन्फोर्स राइट बिकम राइटलेस। जो हमने राइट दिए है, अगर वो सरकार के हाथ में रहेंगे तो राइट का कोई मतलब नहीं रहेगा। कि सरकार, फिर से कोई बात, सरकार कोई पक्ष की रहती है और पक्ष के लोग कुछ लोग रहते हैं, फिर सरकार बोलेगी ये लोगों के लिए हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का फिर से एक्सप्रेस हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने क्या बोला, इफ देर इज नो रेमेडी टू इन्फोर्स राइट बिकम राइटलेस। और इसलिए बाबा साहब बोला कि राइट देके मैं नहीं रुकने वाला हूं, मुझे राइट्स को इन्फोर्स करने की रेमेडी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देना है, दैट इज आर्टिकल 32। और इसलिए बाबा साहब ने जब आर्टिकल 32 को असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाबा साहब के जो बात जो बाबा साहब की जो मानी, और जब असेंबली ने जो आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंस जान लिया, तो बाबा साहब ने क्या बोला, इफ आई वाज आस्क्ड to name any particular article which is most important one, without which this constitution would be nullity. If I was asked to name any particular article which is most important one, without which this constitution would be nullity, I could not refer any other article except article 32. यानी बाबा साहब बोलते हैं कि अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई आपके संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके आर्टिकल से ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इफेक्टिव हो गई इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में इफेक्टिव होने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो बाबा साहब आर्टिकल 32, दिस इज द वेरी हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई एम ग्लैड दिस असेंबली हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल। बाबा साहब बोलते मुझे बहुत खुशी हो गई कि ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस हमारे असेंबली ने कबूल किया। दोस्तों, अभी इस दुनिया में आर्टिकल 32 जैसा आर्टिकल कोई भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारा, ये बाबा साहब का जो हम संविधान जो पढ़ते ना, तो हमको ये तो हमारी मैच्योरिटी कम हो रही है। हमको ये हमारा पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इमेच्योर हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं चल रहा। वो अपोजिट रहे, वो सिर्फ वो बात करेंगे, पेपर पर देंगे, चर्चा करेंगे, कला करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं तभी हमें जस्टिस मिलता है, क्योंकि वो गारंटेड राइट्स का वायोलेशन सरकार कर ही नहीं सकती है। और इसलिए बाबा साहब ने जो बोला कॉन्स्टिट्यूशन बताया, हमने आईवाज का मतलब स्पष्ट हो चुका है कि बाबा साहब का जो सोच था कि इस देश में समानता लाने के लिए कुछ तो भी प्रोटेक्शन की गरज है, और वो प्रोटेक्शन कैसे गारंटेड होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी ये सरकार को इन्फोर्स करने का मतलब नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट को इन्फोर्स करना है। जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ये सब जो लोग महाविकास आघाड़ी की जो सरकार जब बन रही थी, तब उस टाइम जो प्रॉब्लम आ गया था कि वहां जब बीजेपी को समझो गवर्नर ने अपॉइंट किया, मुख्यमंत्री को शपथ दे दिया, ये आपको सबको मालूम है। और शपथ देने के बाद फिर जब उनकी सरकार बन रही तब वो सुप्रीम कोर्ट थे, तो वो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट थे। सुप्रीम कोर्ट 32 में क्यों गए? क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ था, कि उन्होंने ये स्टैंड लिया कि गवर्नर हैज मेड द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल हुआ
तो इसमें बताया गया कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन गवर्नर ने किया है। स्टेट हैज नो राइट, नो अथॉरिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल, अमंग द पार्टी, अमंग द एनी ग्रुप। गवर्नमेंट ये कर ही नहीं सकती, राज्यपाल स्टेट है, और स्टेट जब अगर बोलता है कि भाजपा वाले को इतना टाइम देंगे, हम उनको टाइम नहीं देंगे, तो ये दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द राइट्स। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जल्दी इनका जल्दी फ्लोर स्टेट ले लो, फ्लोर स्टेट ले लिया गया। और जब फ्लोर स्टेट में जब बताया गया, ऑर्डर दे दिया गया 24 घंटे के अंदर फ्लोर स्टेट ले लो, विश्वास दर्शक ठहराव मंजूर करो, तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने राजीनामा दे दिया। ये क्या हो गया? राइट्स गारंटेड था, इनफोर्सेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था, इसलिए वहां महाविकास आघाड़ी का सरकार का गठन हुआ। दैट इज द क्रेडिट गोस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 32 नहीं करता था, तो यहाँ देवेंद्र जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इधर के 50 इधर के 20 फाड़ के वो अपना सरकार बनाता था, और इसलिए वहां उनको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि राज्यपाल उनका आदमी था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बात मान्य कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन वहां जब देखती है कि राज्यपाल हार रहे, कुछ भी है, अगर वहां उन्हें बताया गया कि अंडर आर्टिकल 212 कि राज्यपाल हैव द पावर टू मेक द गवर्नमेंट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये राज्यपाल का पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो राज्यपाल क्या पावर हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको जो पावर मिला है, हमको इनहेरेंट पावर है, हमको इतने इनहेरेंट पावर है कि अगर इस देश में राज्यपाल या कोई मंत्री या कोई प्राइम मिनिस्टर अगर जनता का अधिकार का अगर वायोलेशन करता है, तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज के तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जिसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन है, वो समाज में आना जरूरी है। और ये चर्चा सत्र में ये जो आपने विषय रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में आज के तारीख में हम क्या देखते हैं, कोविड के नाम पर सरकार ने क्या किया आपको मालूम है, सबको मालूम है। कोविड के नाम पर जो कुछ भी हो गया है, उससे सरकार के पॉलिसी से लोगों के राइट्स का कितना वायलेशन हो गया, इतना आउटराइट वायलेशन हो गया कि लोगों को लग रहा था कि सरकार जो बोलना करना ही पड़ता आपको। ऐसा नहीं हो सकता है ना। सरकार ने बोला थाली बजा, लोग थाली बजा लगे। सरकार ने बोला लाइट लगाओ तो लाइट लगा। ये क्या हो रहा है? बट एक डेमोक्रेसी हो सकती है। एंड हमारे कॉन्शियस को अगर पटे या नहीं पटे, गवर्नमेंट बोल दिया व्हाट इज गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला गवर्नमेंट इज गवर्नेंस, ही हैज टू गवर्नेंस सोसाइटी। वो तो मालक बन गए, वो तो बोल रहे कि हम बोल रहे तुम करो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, जब इस देश के लाखों मजदूर लोग रेलवे में जा रहे हैं और उनका टिकट का पैसा सरकार ने दे रही है, वो 500 रुपए के टिकट निकाल रहे, फाड़ रहे बेचारे, तब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनका टिकट सरकार ने करना चाहिए और उनको खाने की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। दैट इज द गारंटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर 21 में अगर राइट टू लाइफ नहीं रहता था तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता। अभी की बात जो है, जो हमारे एम्प्लॉय है और जो पेंशनर है, उसके खिलाफ जो सरकार ने कानून बनाया, नोटिफिकेशन किया था, आपको सबको मालूम है शायद, जो हमारा जो डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, उसको फ्रीजिंग किया था सरकार ने। 3800 करोड़ का उनका वो बजट था। उन्होंने बोला है कि भाई अभी देश में जो कोविड चालू है, ये जो कोरोना चालू है, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1.5-2 साल तक हम एम्प्लॉय या पेंशनर का कोई भी डीएनएस अलाउंस हम नहीं दे सकते। वो अमाउंट था 3800 करोड़ रुपए का। पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट शर्मा करके नागपुर के, उन्होंने पिटीशन फाइल किया, पीएल फाइल किया, और उन्होंने बोला कि इस देश में अभी आर्टिकल 360 के अंतर्गत कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। 360 में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तभी गवर्नमेंट को अधिकार मिलता है। अभी सिर्फ लॉकडाउन है, संचारबंदी है अंडर आर्टिकल 1 अंडर सेक्शन 144। तो इसलिए सरकार को ये लॉकडाउन में किसी का पगार, किसी का भत्ता रोकने का अधिकार नहीं है। दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। ऐसा पिटिशन जब फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जो ऑर्डर है वो स्टॉक डाउन किया। उनको बोला गलत है तुम्हारा ऑर्डर, लोगों का पैसा लोगों को मिलना चाहिए। आर्टिकल 300 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी देखो क्या 3800 करोड़ का समझो इतना बड़ा बजट, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना पड़ा ना। फिर सरकार कौन होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जैसे जब भी हमारे धर्मेंद्र कुमार जी ने बताया कि जो 1973 में जो केशवानंद भारती जो खटला चला, केशवानंद वर्सेस केरल स्टेट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही यानी इतना अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इतना बड़ा खटला अभी तक नहीं चला। उसका हियरिंग चला 69 डेज। अपने देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड पर आज तक 69 डेज का देश तक यानी हियरिंग कोई मैटर की नहीं चली। वो पहला मैटर है,
उसमें क्या था? उसमें यह था कि आर्टिकल 368 में सरकार को यह पावर मिलना चाहिए कि सरकार को जो लगता है उसको सरकार को अमेंड करना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 में पावर है सरकार को, अमेंडिंग पावर तो पार्लियामेंट है अंडर 368, लेकिन वो जो पावर है वो लिमिटेड है, वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर वो पावर अनलिमिटेड अगर होगा तो सरकार जो है, जो सरकार बनी वो सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सरकार बनाएंगे, समझो, तो फिर वो पावर तो अनलिमिटेड हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 368 का उसने सुप्रीम कोर्ट ने वहां इंटरप्रिटेशन किया और बताया कि 368 ने तुमको जो पावर दिया है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नंबर 1 पर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लोगों को ये मानना समझना जो वो जरूरी है। हमको लगता है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इस देश में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, देयर इज नो सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ये सुप्रीम नहीं है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 6-7 बताया उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें नंबर 1 पर क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, नंबर 2 पर सेकुलर स्टेट है, नंबर 2 पर डिमार्केशन ऑफ पावर है, डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। इस देश में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ये 3 गवर्नमेंट के जो पार्ट है ये तीनों डिमार्केट है। डिमार्केट का मतलब लोगों को अभी देखिए समझ रहे हैं, हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है कि उनको ये नहीं समझ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है। अगर डिमार्केशन ऑफ पावर है इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में जो आदमी बैठा है, जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, अगर उसको लगता है कि उसको जो समझो जिसको जो राइट मिले, अगर वो राइट लेकर काम कर रहा तो उसको उसके काम पर कोई भी पॉलिटिशियन उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डिमार्केट हो गए। जैसे आज नागपुर में जो तुकाराम मुंडे जो है, कोई पॉलिटिकल लोगों का वो नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज सपोर्टेड टू तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे को सपोर्ट मिला कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोगों को नहीं मालूम। वो क्योंकि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया, वो पावर कोई सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है। दैट इज द डिमार्केशन ऑफ पावर। ये नंबर 3 पर है। बाद में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और बाद में यूनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ये जो 7 जो पार्ट्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो 7 बेसिक पार्ट है उसको अंडर आर्टिकल 368 गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को इसको हटाने का, इसको अमेंड करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों ये हमको समझना चाहिए कि इस देश में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है, वो इतना सादा विषय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बनती है। और इसलिए मैंने बताया कि गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। अभी स्टेट के एक्शन जो कुछ भी है, अगर वो एक्शन से हमारे जीना जो है वो डिस्टर्ब अगर हो रहा है तो हमको स्टेट के एक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर स्टेट के एक्शन से हम मर रहे, हम भूखे मर रहे, अब देखो हम बताए, बहुत लोगों ने बताया कि 1500 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ हो सकता है क्या? यानी एक आदमी बंगले में घर में बैठ के सुरक्षित जी रहा है, वो एसी की हवा खा के जी रहा है, दूसरा आदमी इक्वालिटी पीपल है कि हम बात करें, उसको बोले 1 वोट इसको 8 वोट, वो 1500 किलोमीटर चल रहा है अपने गाँव जाने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मान्य हो सकता है क्या? ऐसे कैसे मान्य हो सकता है? फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने के पहले गवर्नमेंट ने सोचना नहीं चाहता क्या कि पहले हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये लोग पहले अपने घर जाना चाहिए। 8 दिन अगर लॉकडाउन अगर लेट अगर होता था और उन्होंने बोल दिया था कि सब लोगों ने पहले अपने घर जाना चाहिए और घर जाने के बाद हम लॉकडाउन शुरू करेंगे, ये आपत्ति नहीं आती थी। इसका मतलब ये तो गवर्नमेंट का जो निर्णय है वो पूरा आर्बिट्री है, लहरी निर्णय है। यानी इसको कंट्रोल कौन करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए जब तक हमारे देश में हमारा सामान्य जो वर्ग है, जो जनता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट को लेकर हमको नहीं चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए कास्ट की बात छोड़ना पड़ेगा। कास्ट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं समझ सकते। और इसलिए हम जब देखते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला एक वर्ग तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक ये वर्ग तैयार नहीं होगा तब तो सही अर्थ में जो असेंबली में जो लोग बैठे थे वहां, जिन्होंने 2 साल 11 महीने उतना काम किया, बाबा साहब को समझने का काम किया। बाबा साहब को समझना भी बहुत कठिन काम था, लेकिन कांग्रेस के उन लोगों ने बाबा साहब की जो विद्वता है, बाबा साहब का जो मेरिट है, बाबा साहब का जो अभ्यास है, उनको समझने का काम किया। इसलिए उनको तो उन्होंने खुद बोला ना, आई वॉज नेवर ड्रीम टू बी हॉनर एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। बाबा साहब ने खुद बोला है कि आई वॉज नेवर ड्रीम, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे इस पद पर यहाँ ये कमेटी या असेंबली या बैठक करके, क्योंकि बाबा साहब खुद विरोध में थे।
बाबा साहब विरोध में थे, बाबा साहब ने कांग्रेस को विरोध किया, सबको मालूम है, लेकिन बाबा साहब की विद्वता, बाबा साहब का मेरिट जब लोगों ने मान्य किया, तब बाबा साहब का मेरिट स्वीकारने के बाद बाबा साहब ने खुद बोला, आई वॉज नेवर ड्रीम टू बी हॉनर एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस असेंबली, दिस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी काम बाबा साहब ने जो किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने वो अप्रूव किया, एक बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन आगे का हम कार्रवाई जब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होना चाहिए था, प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, चलो चलो हम क्या करते, फिर मोर्चा निकालो, जेल भरो करो, ये करो, उपोषण करो, इससे क्या होने वाला है? ये हमारी रेमेडी नहीं हो सकती है। भारत बंद करो, ये रेमेडी नहीं हो सकती है। कैसी रेमेडी हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन हम फेल कर रहे हैं ना। इधर हम राइट्स की बात करें और हम क्या करें, हम भारत बंद करो, भारत बंद करो, हम तो भारत बंद करने से मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 में बताया राइट टू ट्रेड बताया। राइट टू ट्रेड का मतलब क्या है? हर आदमी को अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। दुकान वो खोल रहा और दुकान खोल रहा, उसको दुकान खोलने का अधिकार मिल गया और हम बोलेंगे तुम्हारा दुकान बंद करो, यानी वी आर एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी बाबा साहब को मानने वाले लोग ही समझा हम बंद करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा हुआ है। इसलिए राइट्स का जितना स्प्रेड होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि राइट्स से कोई सरकार की कोई मालमत्ता नहीं है। मेरा तो पूरा विश्वास है कि जब जनता जागरूक हो जाएंगी तो सही अर्थ में देश में रूल ऑफ द लॉ एंड रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब 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 एक जो सुरक्षित क्लास है वो प्रोटेक्ट है, लेकिन जो बाकी का जो क्लास है उनको तो राइट्स कैसे ना, उनको तो राइट कैसे, वो जी नहीं सकते ना। अगर उनको अगर राइट्स नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं सकेंगे। वो अगर वो जी नहीं सकेंगे तो फिर उनका जो लाइफ जो है वो कुछ मतलब नहीं रहेगा ना। इसलिए कानून के राज में ये जो सिस्टम बनाई है, हम देखते हैं कि बुद्ध काल में जो सिस्टम थी, हम देखते हैं बुद्ध काल में जो इक्वेटिक बात चली रही थी 2500 साल के पहले, हमको देखना चाहिए। आप एक समझो हमारी आर्टिकल 15(1) का आधार लेके जो हमारी तृप्ति देसाई है, तृप्ति देसाई जो मराठा एक्टिविस्ट है, अच्छा उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया। और शनि शिंगणापुर का जो मंदिर था, हजारों साल से वहां स्त्रियों को प्रवेश नहीं था, महिला को प्रवेश नहीं था, उन्होंने एक पिटीशन से महिला को प्रवेश दे दिया। कितना बड़ा राइट्स है वो, यानी कितने तो मोर्चे निकालते थे, कुछ भी करते थे तो भी ये राइट से मिलता था। एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा आर्टिकल 15(1), वो 15(1) उसने पढ़ा, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, वो शनि शिंगणापुर के व्यवस्थापक को पार्टी बनाया और हाईकोर्ट ने वो आर्टिकल पढ़ा, ऑर्डर दे दिया है, भैया ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी होंगी परंपरा हजारों साल की, लेकिन परंपरा होंगी नहीं, परंपरा खत्म हो गई ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गई तो परंपरा खत्म हो गई, तुम्हारा सब कल का सिस्टम खत्म हो गया। अभी ये सिस्टम में कोई भी स्त्री या पुरुष में भेदाभेद नहीं कर सकते। और फिर आदेश हो गया, उस टाइम चीफ मिनिस्टर फडणवीस थे, जब उन्होंने पहले आदेश पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, पर क्रिमिनल पिटीशन फाइल हो गया। जैसा क्रिमिनल पिटीशन फाइल हो गया तो मुख्यमंत्री और व्यवस्थापन बैठे और उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज से यहाँ कोई भी स्त्री का प्रवेश निषिद्ध नहीं होगा, महिला को प्रवेश मिल जाएगा। ये सब बातें काय की है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन काय का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहता था तो हजारों साल से हम लड़ते, क्योंकि स्टेट जो बनता है तो स्टेट कैसा बनता है, स्टेट जो बनता है, जो पावर में लोग आते हैं तो वो तो लोगों की मानसिकता दिखाते ना, वो तो लोगों को जो लगता है वो करते हैं। परिवर्तन लाने के लिए सब लोग साथ में नहीं आते। तृप्ति देसाई के खिलाफ लोग कितने थे, लेकिन उसने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई से बाद में लोगों ने मान्य किया। लेकिन पहले तो लोगों को ये लगता था क्या, नहीं उसको लगता था नहीं ये तो अच्छा है। तो स्टेट कोई भी परिवर्तन नहीं लाता है, स्टेट को परिवर्तन लाने के लिए हमको कंपेल करना पड़ता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राइट्स गारंटेड रहेंगे, राइट्स समझो फंडामेंटल रहेंगे, तो ही हम कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अपने संविधान में जो कुछ भी राइट्स है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल कन्विक्शन, कितना बढ़िया राइट्स है। कोई भी जज तुमको अनलॉफुल कन्विक्ट नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं हम हमारा एक तो विश्वास, हमको समझता नहीं, कुछ भी नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत था कि बस जजमेंट पेपर पढ़ते हो, वो बोलना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी जब निर्णय देता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर निर्णय दे नहीं सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल कन्विक्शन है। अगर मैंने अनलॉफुल कन्विक्शन किया, अगर वो उसने सिद्ध किया तो वही जेल में जाने वाला है, कौन, जज। इसलिए जज पर इतना बर्डन है कि वो जब ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर करेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा और लिखेगा और उसमें वो उसको शिक्षा देंगे जो कुछ भी है वो। इसलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल सारा विषय नहीं, बाद में आर्टिकल 21 तो वो तो इतना बड़ा आर्टिकल है कि उस पर तो हमारी पूरी यानी क्या बोलते हैं, ये दुनिया, ये भारत में जो कुछ लोग आज जी रहे हैं उसका सही अर्थ में अगर कौन सा कारण होगा तो मैं बोलूंगा आर्टिकल 21। अपने देश में कोई बेघर लोगों को घर नहीं मिलता था, झोपड़पट्टी तोड़ जाती थी। तो वहां झोपड़पट्टी के तोड़ते वक्त समझो कोई भी अगर बेघर हो रहा तो सरकार को लगता था गलती तुम्हारी है, तुमने वो घर बनाया। दैट इज देयर फॉल्ट, यानी हमारे गरीब लोगों का फॉल्ट है।
उन्होंने झोपड़पट्टी बनाई, उन्होंने सरकारी जमीन अतिक्रमण की, इसलिए हम तोड़ रहे। तो हमारा तोड़ना कुछ गलत नहीं है, ये सरकार की सोच थी जबकि कॉन्स्टिट्यूशन वहां चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन थी। कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि इस देश में किसी को भी बेघर नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 बताए, विदाउट प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। जब तक तुम उस आदमी का पर्यायी घर की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उसको तुम वो घर से हटाएंगे नहीं, उसको बेघर नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑर्डर देने के बाद हम जब देखते हैं कि सरकार, मुंबई में हम जब देखें एक दिन में हजारों